वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे जियोग्राफी के नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में, जिसके अंतर्गत हम फिजिकल जियोग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों को जानने वाले हैं। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए अगर बात की जाए तो वहाँ पर आपको जियोग्राफी में फिजिकल जियोग्राफी अर्थात भौतिक भूगोल ही पढ़ना पड़ता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। नवीनतम मॉडल पेपर है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से, जियोग्राफी यानी भूगोल का बीए प्रथम सेमेस्टर के लिए। ठीक है, चलिए मैं प्रारंभ करता हूँ सब्जेक्टिव टाइप के मॉडल पेपर के बारे में। यह प्रश्न ऐसे हैं जो कि परीक्षा में आपके बार बार पूछे जाते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को मैंने इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पर 2022 का महासंग्राम वीडियो और 2022 का अगर आप मॉडल पेपर देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। लेकिन आप लोगों की लगातार कमेंट्स और लगातार रिक्वायरमेंट के जो है अकॉर्डिंग मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ, और उसी श्रृंखला में मैंने आप लोगों के कमेंट्स देखे, आप लोगों के लगातार एसएमएस देखे कि सर जी जियोग्राफी का एक मॉडल पेपर दे दीजिए, तो मैंने सोचा आपको दे दिया जाए। ठीक है, आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि आपको एक प्रकार से इसी प्रकार से और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मिलती रही। आपके चीज़ों को आपके जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ता रहूँ। धन्यवाद। चले, बीए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी का सॉल्व मॉडल पेपर है। क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा करेंगे, भौतिक भूगोल के बारे में। देखिए, पेपर आपका 3 खंडों में बटा हुआ होता है, खंड आ, बा और सा। खंड आ से जो है आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनकी संख्या आपकी 10 दी होती है। 10 में से 10 के 10 प्रश्न को आपको करना होता है, ये अधिकतर विश्वविद्यालय करते हैं। अब की राम मनोहर लोहिया का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ, पहले 3 घंटे का पेपर होता था, अब 2 घंटे का पेपर है। बाकी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, सुहेल देव यूनिवर्सिटी या फिर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, या अधिकतर विश्वविद्यालय देख रहे हैं वो मतलब कुछ विश्वविद्यालय कानपुर वगैरह या फिर अन्य विश्वविद्यालय, कुछ विश्वविद्यालय 2 घंटे की कर रहे हैं, बाकी कुछ 3 ही घंटे पर। तो पैटर्न आपका जो मैं बता रहा हूँ, ये पैटर्न सबसे ज़बरदस्त होता है, सबसे अच्छा पैटर्न माना जाता है। तो इसीलिए मैंने इसी पैटर्न को फॉलो किया और यही पैटर्न आपको बताने का प्रयास करूंगा। 10 अति लघु उत्तरीय और 8 लघु उत्तरीय, जिनमें से केवल आपको 5 करने हैं, और 2 मतलब 4 दीर्घ उत्तरीय, जिनमें से आपको केवल 2 करने होंगे। आइए इसी पैटर्न पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने हैं, पैटर्न का कोई मैटर नहीं करता है। पैटर्न जैसा ही आपको एग्जाम में मतलब कि एग्जाम पेपर में आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेगा, उसी को अकॉर्डिंग आपको करना है। चले, प्रश्न आपका है पहला कि पृथ्वी की उत्पत्ति के 3 सिद्धांतों के नाम लिखिए। पृथ्वी की उत्पत्ति के 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं, इनके बारे में आपसे पूछा गया। वैसे पृथ्वी की उत्पत्ति के और सौरमंडल की उत्पत्ति के या ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांतों को हम एक ही सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो इनमें आपको बता दूं कि पृथ्वी की संरचना से संबंधित कई सारी संकल्पनाएं दी गई कि पृथ्वी की संरचना ऐसी है, तो इस आधार पर निकाला गया कि भाई जो है पृथ्वी ऐसी रही होगी। इसी श्रृंखला में एक विद्वान है, फ्रांसीसी विद्वान है कास्ते द बफन। कास्ते द बफन के द्वारा 1749 ईस्वी की बात है। 1749 ईस्वी में जो है पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में 2 प्रकार की संकल्पना प्रस्तुत करी उन्होंने, कास्ते द बफन ने। कहा पहली तो वह संकल्पना है जो कि अद्वैतवादी संकल्पना है, यानी कि अद्वैतवादी संकल्पना का मतलब होता है इसमें जो होता है जो एक ही तारे होता है, एक ही तारा होता है, उसी से संपूर्ण ग्रहों का निर्माण होता है। एक ही तारे से उत्पत्ति जब होती है तो उसको क्या बोलते हैं, अद्वैतवादी संकल्पना, यानी कोई किसी दूसरे तारे का उसमें योगदान नहीं, एक ही तारे से पूरे के पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ऐसा अद्वैतवादी संकल्पनाकार जो है मानते हैं, अद्वैतवादी जो विचारक है वो मानते हैं। अद्वैतवाद में बहुत सारे सिद्धांत आते हैं, और दूसरा जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है आपका द्वैतवादी सिद्धांत। द्वैतवादी सिद्धांत की बात की है, मतलब जिसमें 2 तारे या फिर 2 से अधिक तारों की ठीक है ग्रहों से उत्पत्ति बताई गई है, यानी कि 2 तारे मिल करके या फिर उनके टकराने से या उनके मिलने से जो है उत्पत्ति होती है पृथ्वी की। तो ऐसा विद्वान बताते हैं, तो ये समझिए थोड़ा सा। तो ये एक प्रकार से अद्वैतवादी संकल्पना को पैतृक जो है संकल्पना भी कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और इस अद्वैतवादी संकल्पना के अनुसार संपूर्ण ग्रहों की उत्पत्ति में एक ही पिता यानी तारे का योगदान होता है, और इस मान्यता में तमाम सारी जो है संकल्पनाएं आती विभिन्न विद्वानों के द्वारा प्रतिपादित। तो उन्हीं संकल्पनाओं के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा गया कि 3 सिद्धांतों के नाम बताएं। वैसे मैंने आपका सारा क्लियर कर दिया, तब चूंकि आपसे अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे दीर्घ उत्तरीय, चाहे लघु उत्तरीय, चाहे अति लघु उत्तरीय, तो आप कर पाए इसी श्रृंखला में, मतलब इसी दृष्टि से मैं प्रश्नों को बताने का प्रयास करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी देने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो जो अद्वैतवादी संकल्पना है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, किस द्वैतवादी भाई, अद्वैतवादी। ठीक है, अद्वैतवाद की अगर बात की तो पहली संकल्पना इसी को जो है यानी कि एक तारे से उत्पत्ति इसमें बताई गई है। पैतृक जो है खास करके संकल्पना इसको कहा जाता है पैतृक संकल्पना। तो इसके अंतर्गत आप देखते हैं पहली जो संकल्पना है वो पुच्छल तारा परिकल्पना। पुच्छल तारा परिकल्पना जो दी है कास्ते द बफन ने 1749 में दी।
दूसरे विद्वान हैं जो है इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट आते हैं 1755 में। उनकी परिभाषा, उन्होंने वाव्य राशि परिकल्पना दी, सिद्धांत, ये भी वाव्य राशि परिकल्पना का सिद्धांत किसने दिया, तो इमैनुअल कांट ने दिया। इसके बाद में आते हैं तीसरे विद्वान अद्वैतवाद में। तीसरे विद्वान का नाम है लाप्लास। लाप्लास महोदय 1796 ईस्वी में लाप्लास महोदय निहारिका परिकल्पना देते हैं। तो निहारिका परिकल्पना भी फेमस है, लेकिन निहारिका परिकल्पना 1796 में जो दिया था लाप्लास ने, उसमें थोड़ा सा संशोधन किया था किसने, रास महोदय ने। तो रास महोदय को भी ध्यान रखेंगे, निहारिका परिकल्पना के संशोधनकर्ता माने जाते हैं ये लाप्लास महोदय। तो उसके प्रणेता है निहारिका परिकल्पना के। 1796 में ये विचारधारा आती है सामने, ठीक है। इसके बाद में जो आता है, चौथे विद्वान आते हैं, उनकी बात की जाए, उनका नाम है लाकियर। लाकियर महोदय 1919 में परिभाषा देते हैं। 1919 में आते हैं, कहते हैं कि जो है उल्का पिंडों से उत्पत्ति होती, तो ये इन्होंने कहा कि उल्का पिंड परिकल्पना। तो ये चार परिकल्पनाएं जो कि अद्वैतवादी है, मैंने आपको बताई कौन कौन सी। पुच्छल तारा परिकल्पना पहली, दूसरी वाव्य राशि परिकल्पना, तीसरी कौन सी परिकल्पना है, निहारिका परिकल्पना, चौथी है आपकी जो है उल्का पिंड परिकल्पना। मैंने आपको बताया पहली परिकल्पना पुच्छल तारा परिकल्पना कास्तेदवफर ने दिया 1749 में। उसके बाद में 1755 ईस्वी में इमैनुअल कांट आते हैं, वाव्य राशि परिकल्पना देते हैं। उसके बाद में 1796 ईस्वी आता है, उसमें लाप्लास निहारिका परिकल्पना प्रतिपादित करते हैं, और बाद में इसी निहारिका परिकल्पना को रास महोदय के द्वारा संशोधित भी किया गया। इसके बाद में उल्का पिंड परिकल्पना आती है, जिसको दिया लाकियर महोदय ने 1919 में। तो इस प्रकार से ये अद्वैतवादी परिकल्पना रही है, जो विद्वान यानी कि पुच्छल तारा परिकल्पना, वाव्य राशि, निहारिका और उल्का पिंड परिकल्पना मानती है कि पृथ्वी की उत्पत्ति या अन्य ग्रहों की उत्पत्ति एक ही तारे से हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार से बताया इन्होंने। लेकिन अब हम बात करेंगे द्वैतवादी परिकल्पना के बारे में। तो कुछ विद्वान द्वैतवादी परिकल्पना वाले हैं, उनके बारे में समझ लेते हैं। तो अभी तक मैंने अद्वैतवाद समझा, अब द्वैतवादी परिकल्पना के बारे में समझते हैं। चलिए बात करते हैं द्वैतवादी परिकल्पना की। तो द्वैतवाद की बात की, द्वैतवादी परिकल्पना जो है ये क्या परिकल्पना है, इसमें कौन कौन से विद्वान आते हैं, कौन कौन सी परिभाषा देते हैं, इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार द्वैतवादी परिकल्पना से रिलेटेड कौन कौन से विद्वान हैं, ठीक है। चले, तो इसमें आता द्वैतवादी में पहली परिकल्पना है आपकी ग्रहाणु परिकल्पना। ग्रहाणु परिकल्पना जो है ये सब 19वीं शताब्दी के बाद की 20वीं शताब्दी की परिकल्पनाएं आती। ग्रहाणु परिकल्पना जो है ये जो है चैम्बरलिन ने दी थी, टीसी चैम्बरलिन। 1905 ईस्वी में परिकल्पना प्रतिपादित होती है, कब, 1905 में। इसके बाद में दूसरे विद्वान आते हैं 1919 में, उनका नाम है जेम्स जीन्स। जेम्स जीन्स की परिकल्पना है ज्वारीय परिकल्पना। ध्यान रख लीजिएगा क्या मैंने बताया, ज्वारीय परिकल्पना। बाद में आते हैं जो है जेम्स जीन्स महोदय, ज्वारीय परिकल्पना प्रतिपादित करते हैं 1999 में, यानी 1919 में। और इस परिकल्पना में बाद में 1929 ईस्वी में जेफ्रीज महोदय ने क्या करा, कुछ संशोधन भी किया था ज्वारीय परिकल्पना में। इसके बाद में आता है आपका द्वैतारक परिकल्पना। द्वैतारक परिकल्पना की बात किया है तो H.N. रसेल महोदय ने दिया था इसको, यानी द्वैतारक परिकल्पना किसने दिया, रसेल महोदय ने दिया। चौथे विद्वान इसके बाद में आते हैं, उनका नाम है रासजन महोदय या रासजन, ठीक है। तो रासजन महोदय की बात की तो विखंडन का सिद्धांत दिया। फिर पांचवें विद्वान आते हैं, उनका नाम है, उन्होंने दिया जो है फ्रेड होयल और लिटिलटन दोनों की मिलीजुली परिभाषा 1939 में आती है, नवतारा परिकल्पना। और यह सिद्धांत नाभिकीय भौतिकी से संबंधित है, नवतारा परिकल्पना। और खास करके जिसे इन्होंने अपने निबंध, इनका एक निबंध है जो है प्रोफेसर फ्रेड होयल और लिटिलटन का, उनका निबंध है नेचर ऑफ द यूनिवर्स, उसमें इन्होंने नवतारा परिकल्पना की व्याख्या करी है, विस्तार से बताया है। इसके बाद में छठे विद्वान आते हैं द्वैतवादी विचारधारा में, सिफीड साध्य का सिद्धांत आता है। सिफीड साध्य का सिद्धांत जो है एसी बनर्जी का है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रिलेटेड है ये एसी बनर्जी। 1942 में सिद्धांत आता है, कब, 1942 में सिद्धांत आता है सिफीड का सिद्धांत, इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारत में स्थित है। तो यहाँ से एसी बनर्जी महोदय ने 1942 में सिफीड साध्य सिद्धांत की खोज करी, बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में दो तारक, ठीक है। सातवें विद्वान आते हैं, उसमें आते हैं अंतर तारक धूर्य परिकल्पना। अंतर तारक धूर्य परिकल्पना की अगर बात की है तो ऑटो स्मिट के द्वारा दी गई है, 1943 में परिभाषा दी गई, मतलब कि ये सिद्धांत दिया गया ऑटो स्मिट की अंतर तारक धूर्य परिकल्पना। रूसी वैज्ञानिक हैं, 1943 ईस्वी में इन्होंने विचारधारा दी, 1942 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एसी बनर्जी ने दिया। तो इस प्रकार से तमाम सारे विद्वानों ने अलग अलग तरीके से जो है अपने सिद्धांतों को बताया। तो ये द्वैतवाद और द्वैतवादी विचारधारा आपकी समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में आधुनिक विचारधारा भी आती, कुछ आधुनिक सिद्धांत हैं। तो आधुनिक सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो आधुनिक सिद्धांतों में आप देखते हैं कि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी या अन्य ग्रहों को ही नहीं बल्कि बताया कि पूरा ब्रह्मांड की उत्पत्ति
जो है तमाम सारे सिद्धांतों को दिया। क्योंकि पहले हमने सोचा पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर सोचा सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, और फिर हमने विचार लगाया कि भाई जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हम अगर ढूंढ लेंगे तो पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति ऑटोमेटिक पता चल जाएगी। तो वर्तमान में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो है अपना कौन सा सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी। कौन सा सिद्धांत है आपका, बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी जो है ये सिद्धांत जो है बड़ा फेमस सिद्धांत है, जॉर्ज लेमेंत्रे का सिद्धांत है, ब्रह्मांड की परिकल्पना प्रस्तुत करता है। और जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वमान्य है, ठीक है, तो इसी प्रकार से सौरमंडल की उत्पत्ति ब्रह्मांड से ही हुई है, उसके बाद में फिर पृथ्वी की उत्पत्ति। तो एक प्रकार से पहला प्रश्न आपका दीर्घ उत्तरीय में पूछा है, चाहे लघु उत्तरीय में, आप आसानी से इसको बता पाते, कोई दिक्कत की बात नहीं थी इसमें। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे भाई। दूसरा प्रश्न आपका क्या आ चुका है, दूसरा प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न आपका है भाई, क्या प्रश्न है, भूवैज्ञानिक समय सारणी। भूवैज्ञानिक समय सारणी यानी कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो इसके बारे में आपको बताना है 50 शब्दों में, इस प्रश्न के उत्तर को लिखना है। लेकिन मैं थोड़ा सा विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपकी समझ में आ जाए। वैसे भूवैज्ञानिक समय सारणी की अगर बात की जाए तो पृथ्वी के धरातल की बात की जाए तो जो ठोस बना है, पृथ्वी का धरातल कैसा था इससे पहले, ये हम लोग जो है इससे पहले की चीज़ों को पहले मानते कि लावा था, मैग्मा था, उसमें एक प्रकार से बहुत ज़्यादा ज्वलनशील थी। तो वहाँ से लेकर के पृथ्वी के धरातल के ठोस बनने एवं महाद्वीप और महासागरों के सर्वप्रथम निर्माण के जो है साथ ही पृथ्वी की तब से लेकर के वर्तमान तक की जो स्थिति है, इसमें तमाम सारे क्रियाकलाप हैं, उनको व्यवस्थित रूप से समझने के लिए एक जो है स्केल की या सारणी की आवश्यकता पड़ती है। और उसी सारणी को हम भूवैज्ञानिक समय सारणी कहते हैं। और संभवतः महासागरों का निर्माण जो हुआ है 125 से लेकर के 150 करोड़ साल पहले जो है हुआ है, ठीक है। 125 से 150 करोड़ साल पहले महासागरों का, महाद्वीपों का निर्माण हुआ, महासागरों का निर्माण हुआ। लेकिन महासागरों के जीवन के लिए आवश्यक आधारभूत 17 रसायनों का विकास बहुत बाद में आकर के हुआ। तो जीवों के विकास की जो प्राथमिक दशा है उसके बारे में अगर चर्चा की जाए तो आज से 50 से लेकर के 60 करोड़ साल पहले, ठीक है, 50 से 60 करोड़ साल पहले जो है जीवों के विकास की दशा जो है पनपी होगी। और इस समय के बाद भूवैज्ञानिक इतिहास के व्यवस्थित विकास के लिए प्रमाण विविध युगों में की जो अवसादी चट्टानें हैं वो चट्टानें सुरक्षित हैं और उन्हीं के जीव अवशेष, स्थलाकृतियाँ और तमाम प्रकार की चीज़ें जो है हमारे समक्ष हैं, उन्हीं के आधार पर हम पता लगाते हैं कितने समय पुराना है, कितने कैसा है। तो इसी को एक प्रकार से भूवैज्ञानिक समय सारणी के द्वारा मापते हैं, उसको युगों में बांटते हैं। आइए थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो भूवैज्ञानिक जो तत्व हैं उनके हिसाब से अगर देखें तमाम सारे, तो उनके हिसाब से हम इस कालक्रम को जो भूवैज्ञानिक समय सारणी के अकॉर्डिंग देखें तो इसको हम 3 भागों में बांटते हैं मुख्य रूप से। पहला होता है महाकल्प, ठीक है, महाकल्प एक होता है। महाकल्प सबसे बड़ा होता है। महाकल्प को बोलते हैं एईओन, ठीक है, क्या बोलते हैं, एईओएन, ठीक है, इसको महाकल्प कहते हैं। इससे छोटा है जो महाकल्प होता है वो कल्प में बटा हुआ होता है। किस में बटा हुआ होता है भैया, ये कल्प में बटा हुआ होता है, यानी कि ईरा में बटता है, ठीक है, अंग्रेजी में ईरा कहते हैं इसको। और जो कल्प होता है ये पूर्वार्ध कल्प या उत्तरार्ध कल्प, यानी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में इपोच, ठीक है, ये इपोच में बटा हुआ होता है, यानी कि पूर्वार्ध कल्प या उत्तरार्ध कल्प अगर बांटे तो। बाकी इसको बहुत सारे विद्वान नहीं बांटते हैं। तो कल्प के बाद में सीधे आपको युग आ जाता है। लेकिन अगर पूर्वार्ध कल्प या उत्तरार्ध कल्प की बात की इपोच की, तो इपोच के बाद में अपना आता है कौन सा, इसके बाद में आता है भाई युग। युग को क्या बोलते हैं, युग को बोलते हैं पीरियड, ठीक है, क्या बोलते हैं, पीरियड, ठीक है। तो एक प्रकार से ये आता है। तो एक प्रकार से ये पूरा का पूरा जो है ये यही कालखंड है भूवैज्ञानिक समय सारणी का। अब थोड़ा सा इसको और विस्तार से हम समझने का प्रयास करते हैं। भूवैज्ञानिक समय सारणी जो इतिहास रहा अपना वो कैसे रहा है, इसको थोड़ा सा जानने का प्रयास। सबसे पहले आपका आता है महाकल्प। कौन कौन से हैं महाकल्प, आपका पहला है कौन सा भाई, क्राइप्टोजोइक महाकल्प। कौन सा कल्प है, क्राइप्टोजोइक महाकल्प। दूसरा महाकल्प आपका कौन सा है, दूसरा जो है कल्प आपका कौन सा है, पहला है आपका कौन सा, क्राइप्टोजोइक महाकल्प। दूसरा आपका जो महाकल्प है वो कौन सा है, क्राइटोस यानी जून महाकल्प। और तीसरा जो आपका महाकल्प है वो कौन सा है, तीसरा महाकल्प आपका है भाई कौन सा है, फेनेरोजोइक जो है महाकल्प। फेनेरोजोइक महाकल्प ये तीसरा महाकल्प है। तो एक प्रकार से 3 आपके महाकल्प हैं। अब थोड़ा सा इसको हम कैटेगराइज करते हैं। तो जो क्राइप्टोजोइक महाकल्प है इसकी बात की जाए तो क्राइप्टोजोइक महाकल्प को 2 भागों में बांटते हैं, यानी 2 कल्पों में है। पहला है आपका भाई, पहला कौन सा कल्प है इसका, पहला है आपका
पहला है प्रोटेरोजोइक कल्प और दूसरा आपका पड़ता है आर्केजोइक कल्प। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसके बाद में आपका जो आता है क्राइटोस यानी जून महाकल्प की बात की जाए तो इसको भी हम कई कैटेगरी में बांट सकते हैं। वैसे इसको बात की, इसको भी दो में हम बांटेंगे। एक तो पूर्व पोलियोजोइक या पुराजीवी कल्प बोलते हैं या पुराजीव कल्प जिसको बोलते हैं, और दूसरा जो आपका पड़ता है इसमें उसका नाम है उत्तर या उत्तरार्ध पोलियोजोइक कल्प। ठीक है, और जो तीसरा आपका आता है फेनेरोजोइक महाकल्प। फेनेरोजोइक महाकल्प की बात की जाए तो इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, 4 भाग कौन कौन से हैं इसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। फेनेरोजोइक महाकल्प जो है इसको 4 भागों में, पहला भाग इसका कौन सा भाई, पहला भाग है मेसोजोइक कल्प। मेसोजोइक कल्प जो है ये 3 भागों में बटा हुआ है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। मेसोजोइक कल्प जो है ट्रासिक युग, जुरासिक युग और क्रिटेशियस युग, ये 3 भागों में बटा हुआ युगों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर बात की है केनोजोइक कल्प की, केनोजोइक कल्प को एक प्रकार से टर्सरी एवं नूतन या जो है नियोजोइक महाकल्प भी कहते हैं। ये दूसरा आपका हो गया कौन सा, केनोजोइक कल्प। तीसरा जो आपका कल्प है वो कौन सा है, तीसरा कल्प है आपका टर्सरी कल्प। टर्सरी कल्प जो है ये इसमें भी कई सारे युग हैं, जैसे कि नूतन युग हो गया, आलिगोसीन युग हो गया जिसको अल्प नूतन युग कहते हैं, एक मायोसीन है जिसको मध्य नूतन युग कहते हैं। तो ये टर्सरी कल्प को बांटते हैं। और जो चौथा आपका कल्प डिवीजन है फेनेरोजोइक महाकल्प का भाग है, चौथा कल्प है उसको कहते हैं नियोजोइक कल्प यानी नूतन कल्प। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है टिलियोसीन युग आता है आपका, प्लाइस्टोसीन युग आता है, होलोसीन युग आता है। तो ये सब आते हैं, क्लियर। तो ये सब इसको मैंने विस्तार से एक वीडियो में ऑलरेडी आपको समझाया, तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो ये भूवैज्ञानिक समय सारणी थी और भूवैज्ञानिक इतिहास मैंने थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वेगनर महोदय जो हैं ये बात, अल्फ्रेड वेगनर इनका पूरा नाम है। इन्होंने महाद्वीपों के फिसलन का सिद्धांत या महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं उसको देने का काम किया। किसने, वेगनर महोदय ने। वेगनर जो है ये जलवायु वेत्ता रहे हैं और भूशास्त्र वेत्ता भी हैं, जर्मनी के निवासी हैं वेगनर, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, मतलब थे। और इन्होंने अपना सिद्धांत जो प्रतिपादित किया 1912 ईस्वी में प्रतिपादित किया, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और इस पर एक वीडियो सेपरेट मैंने बनाई थी आजकल 4 साल पहले, आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पर पड़ी हुई होगी। तो 1912 में अपने सिद्धांत का जो इन्होंने क्या किया, प्रतिपादन किया। लेकिन इनके सिद्धांत का जो नाम पड़ा है विस्थापन का सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, वो 1915 से और 1920 ईस्वी के बीच में पड़ा है। ठीक है, बात ध्यान रखेंगे। और आप देखेंगे इनकी जो मूलभूत समस्या जलवायु परिवर्तन की थी उसी को जो है इन्होंने समझने का प्रयास किया है। ठीक है, वेगनर ने स्थल और अस्थायित्व के अविश्वास व्यक्त किया और बताया कि स्थलों मतलब स्थल भागों का जो हुआ, मतलब कि जो स्थल भाग आए हैं इधर उधर से उनका स्थानांतरण हुआ है। ऐसा नहीं जो स्थल भाग आज जहाँ पर है वहीं पर पहले से विद्यमान थे, वो स्थानांतरित हुए हैं, पहले कहीं और थे और आज अब कहीं और है, इस प्रकार से उन्होंने बताया। उन्होंने वेगनर ने कहा, एक प्रकार से तमाम सारी चीज़ों को बताने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, वेगनर महोदय ने क्या कहा, वेगनर महोदय ने कहा कि कार्बोनिफेरस युग में सभी स्थल भाग जो रहे होंगे वो एक रूप में एक स्थल पिंड रहा, मतलब कि थे। यानी जब ये चल रहा था आपका कौन सा कालखंड, कार्बोनिफेरस युग चल रहा था, तो उस समय एक ही खंड था और इस खंड को वेगनर ने कहा ये पेंजिया था। ठीक है, ये पेंजिया था, एक स्थल खंड था, इसको पेंजिया नाम दिया किसने, वेगनर ने। और इस पर छोटे छोटे जो है आंतरिक सागरों का विस्तार था, इसी पेंजिया पर छोटे छोटे जो है सागर विद्यमान थे, ये बात इन्होंने बताई। और पेंजिया के चारों ओर जो था, पेंजिया के चारों ओर एक विशाल जो है जलराशि थी, एक विशाल जलभाग था। इस जलभाग को उन्होंने क्या कहा था, इस जलभाग को उन्होंने कहा था पैंथालासा। ठीक है, क्या कहा था, पैंथालासा कहा था किसने, वेगनर महोदय ने। कहा कि पहले जब पृथ्वी थी, पृथ्वी जो है एक ही भूखंड था पृथ्वी पर, उसका नाम था पेंजिया, और उस पेंजिया में छोटे छोटे क्या थे, आंतरिक सागर थे। ठीक है, और पेंजिया के चारों तरफ एक विशाल भूभाग था, मतलब विशाल जलराशि थी, विशाल जलभाग था, जिसको पैंथालासा उन्होंने कहा। पेंजिया के उत्तरी भाग को लारेसिया कहा इन्होंने। अब बाद में क्या हुआ, ये एक चित्र आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आपका आता है दूसरा चित्र। दूसरे चित्र की बात किया तो दूसरा चित्र आपका आएगा, इन्होंने कहा कि इसके बाद में क्या हुआ, जो ये आपका पेंजिया था, ये पेंजिया 2 भागों में टूटा, ये पेंजिया 2 भागों में टूटा, एक तो बन गया ऊपर और एक नीचे। ठीक है, तो ये ऊपर वाला भाग उन्होंने बताया, उसको कहा उन्होंने क्या, लारेसिया। क्या कहा भैया, लारेसिया बताया। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, लारेसिया। और जो नीचे वाला भाग बताया उन्होंने उसको कहा गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड,
तो ये गोंडवाना लैंड नीचे वाला भाग है और लारेशिया जो है ऊपर वाला भाग है। अच्छा, लारेशिया को अंगारा लैंड भी उन्होंने कहा था, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड ये दो भाग उन्होंने बताए, ठीक है। पेंजिया की 3 परतें थी, ये बात भी उन्होंने बताई। पेंजिया जो था यानी पूरा जो विशाल भूभाग इन दोनों को मिला करके उसके 3 भाग थे, सियाल, सीमा और निफे। इसी के आधार पर आप देखते हैं रासायनिक वेत्ता हैं, एक रासायनिक भूगोलवेत्ता है स्वयस महोदय, उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताते हुए कहा कि सियाल, सीमा, निफे 3 परतों में पृथ्वी डिवाइड है। सियाल जो है उसका मतलब होता है SiAl, यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अधिकता जिस परत में है उसको सियाल कहते हैं, ऊपरी वाली। फिर आती है सीमा, यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता जहाँ पर है उसको बोलते हैं सीमा। और सबसे लास्ट वाली जो केंद्र वाली पृथ्वी की है उसको बोलते हैं निफे, यानी NiFe, यानी कि निकल और फेरस, ठीक है। तो ये सियाल जो है बिना किसी रुकावट के सीमा पर तैर रहा था। सियाल जो है ये सीमा पर बिना किसी रुकावट के तैर रहा था, ठीक है। ये किसने बताया? ये बताया किसने? वेगनर महोदय ने, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि पेंजिया का विखंडन हो गया और स्थल भाग क्या हो गए, एक दूसरे से अलग होकर के वर्तमान में महासागर और महाद्वीपों का निर्माण हो गया। यानी आप कुछ इस प्रकार से पेंजिया और पैंथालासा टूटे। आपको पता, मतलब पेंजिया जो था वो टूटा, पेंजिया से बने गोंडवाना और अंगाला लैंड, और जो अंगारा लैंड ऊपर का था यानी कि लारेशिया था, उससे बना आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये बना आपका ग्रीनलैंड, इसके बगल आपका यूरोप महाद्वीप बना, एशिया महाद्वीप का पूरा विशाल भूभाग, इधर जापान वगैरह सब बन गए, ठीक है। और इधर ये आपका जो है एशिया हो गया। और अब जब नीचे वाला जो भाग है आपका, यानी कि आप देखेंगे कि जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है आपका, ठीक है, ये आपका बना किससे? ये बना है आपका गोंडवाना लैंड से। अफ्रीका महाद्वीप जो है वो भी बना आपका गोंडवाना लैंड से। इसके बाद में जो मेडागास्कर इधर पड़ता है ये भी आपका बना। इधर जो भारत का जो एरिया पड़ता है दक्षिण भारत वाला, ये जो है एक प्रकार से यहाँ से अफ्रीका से टूट करके बहते हुए इधर गया, यहाँ पर जुड़ा, और उसके जुड़ने से क्या हुआ, धक्का लगने से वलित पर्वतों का निर्माण हुआ, हिमालय से बड़ी बड़ी चोटियों का निर्माण हुआ। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत बताता है, कई प्रकार की चीज़ें होती, भूसन्नति सिद्धांत और भी तमाम प्रकार के सिद्धांतों के आधार पर चलता है। तो एक प्रकार से ये, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, ये सब गोंडवाना लैंड के भाग हुए। तो एक प्रकार से महासागर और महाद्वीपों का एक प्रकार से कैटेगराइजेशन हो गया, क्योंकि क्या था, जो गोंडवाना मतलब कि जो सियाल, सीमा, निफे 3 परतें थी, तो सियाल जो था यानी जो ऊपरी परत थी, और जो उसके नीचे वाली परत थी सीमा जो थी, सीमा पर तैर रही थी, ठीक है। ये बात इन्होंने बताई। तो एक प्रकार से वेगनर का सिद्धांत था जो कि मैंने आपको बता दी। वैसे इन्होंने कहा जो है सिद्धांत के पक्ष में इन्होंने अपना प्रमाण दिया। पहली बात इन्होंने बताई वेगनर महोदय ने कि आंध्र महासागर के दोनों तट ठीक उसी प्रकार से मिलाए जा सकते हैं जैसे किसी वस्तु के दो टुकड़े को हम फिर से जोड़ सकते हैं। तो इसी प्रकार से उन्होंने बताया कि भाई ये आंध्र महासागर जो है जैसे मतलब उनको हम जोड़ सकते हैं, उन्होंने ऐसा बताया, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि भाई ये जो है इनका स्थानांतरण हुआ है। दूसरी बात इन्होंने तर्क रखा कि आंध्र महासागर के दोनों तटों के जो कैलेडोनियन और हर्सिनियन पर्वत हैं उनके क्रमों अगर देखेंगे तो उनके क्रमों में आपको समानता दिखाई पड़ेगी, ठीक है, ये बात उन्होंने बताई। इसके अलावा तीसरी बात जो उन्होंने बताई, कौन सी बात बताई भाई? तीसरी बात की अगर बात किया है तो तीसरी बात उन्होंने कही कि आंध्र महासागर के दोनों तटों की जो भूवैज्ञानिक संरचना है वो भी एकदम से समानता दिखाई पड़ती है उनमें, ये बात भी वेगनर महोदय कहते हैं। चौथी बात वेगनर महोदय यह भी समझाते हैं कि आंध्र महासागर जो है उसके दोनों तटों के जो जीव अवशेष हैं यानी जीवों के अवशेष हैं और जो वनस्पतियां हैं उनके जो अवशेष हैं अगर उनको मिलाएं अभी भी तो उनमें समानता दिखाई पड़ती है, ऐसा जो है सिद्धांत के पक्ष में कहा किसने? वेगनर महोदय ने। पांचवी बात उन्होंने यह बताई वेगनर महोदय ने कि भूगणित आकलन के आधार पर यह कहा उन्होंने कि ग्रीनलैंड जो है निरंतर 20 मीटर प्रतिवर्ष की दर से पश्चिम की ओर क्या कर रहा है? सरक रहा है, और इससे सिद्ध होता है कि सियाल जो है बिना किसी रुकावट के सीमा पर तैर रहा था। छठवीं बात वेगनर महोदय कहते हैं अपने सिद्धांत में कि स्कैंडिनेविया में पाए जाने वाले जो लेम्बिंग नाम के जो जंतु हैं जब उनकी संख्या अधिक हो जाती है तो वो क्या करते हैं? पश्चिम की ओर भागना शुरू कर देते हैं, और इससे स्पष्ट हो जाता है कि जब सभी महाद्वीप मिले थे तो वे पश्चिम की ओर जाना प्रारंभ कर दिए थे। तो इस प्रकार से उन्होंने कई सारे सिद्धांत दिए। सातवीं बात उन्होंने कही वेगनर ने कि जो है ग्लासो पटरिस वनस्पति जो है ये गोंडवाना लैंड के भागों में महाद्वीपों में जैसे कि अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और जो है दक्षिणी भारत या फिर आप देखेंगे दक्षिणी अमेरिका, इन सभी जो है महाद्वीपों पर मिलना यह स्पष्ट है कि मतलब कि सभी भूभाग एक साथ ही मिले रहे होंगे कभी। नवीं बात उन्होंने बताई, आठवीं बात बताई उन्होंने
कि कार्बोनिफेरस जो युग है उसमें हिमानीकरण का प्रभाव गोंडवाना लैंड के भूभागों पर पड़ा है। और इससे स्पष्ट है कि कभी सभी महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, फिर क्या हुआ, उनका विखंडन हुआ, वो उनका विस्थापन हुआ, और विस्थापन के परिणाम स्वरूप आज हमारे समक्ष जो चीज़ें हैं वो आ गई हैं। ठीक है, उन्होंने पेंजिया के विभाजन को बताया कि भाई पेंजिया का विभाजन जो हुआ है उत्तर की ओर या भूमध्य रेखा की ओर हुआ है, या दूसरा बताया पश्चिम की ओर हुआ है। उन्होंने भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल या प्लवनशीलता बल के कारण हुआ है, जबकि पश्चिम की ओर जो प्रवाह हुआ है वो सूर्य और चंद्रमा का जो ज्वारीय बल है उसके कारण से जो है महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। इस प्रकार से वेगनर महोदय ने सारी चीज़ों को स्पष्ट करा। अब वेगनर महोदय ने जैसे ही इन चीज़ों को बताया पूरा विस्तार से, पेंजिया का विभाजन कार्बोनिफेरस युग में हुआ ऐसा बताया, गुरुत्व बल और प्लवनशीलता बल के कारण से जो है पेंजिया दो भागों में बटा, उत्तरी भाग को लारेसिया, दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया, बीच का भाग टेथिस सागर के नाम से कहलाया। टेथिस माने होता है टेथिस का खुलना, ठीक है, टेथिस का खुलना, ये टेथिस का मतलब है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे ये जो बना पूरा का पूरा का महाद्वीप, ये वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत पूरा व्याख्या करता है। लेकिन इसकी आलोचना भी विद्वानों ने करी। आलोचना कैसे करी? पहली आलोचना विद्वानों ने यह करी कि वेगनर ने महाद्वीपों के प्रवाह के लिए जिन दो बलों के महत्वपूर्ण बताया, पहला बल वेगनर ने कहा था गुरुत्वाकर्षण बल यानी गुरुत्व बल, और दूसरा बल उन्होंने बताया वेगनर ने ज्वारीय बल। दो बल हैं इसके, अगर इन्हीं दोनों बलों को अगर हम वर्तमान के साक्ष्यों के हिसाब से देखें तो ये दो बल जो है कम पड़ जाएंगे, यानी ये दो बल पर्याप्त नहीं महाद्वीपों के प्रवाह के लिए। इन दोनों बलों की अपेक्षा और किसी बल की आवश्यकता है अगर जो है महाद्वीपों का विस्थापन होना है। तो इस बात से इनका खंडन किया गया। दूसरी बात विद्वानों ने यह कही कि वेगनर ने एक ही सिद्धांत में दो परस्पर विरोधी बातें कह दी। कौन कौन सी बातें? पहले तो वेगनर महोदय ने यह कहा कि सियाल जो है वो सीमा पर बिना किसी रुकावट के तैर रहा है, लेकिन जब पर्वतों के निर्माण की समस्या उनके समक्ष आती है तो वो कहते हैं वेगनर कि सियाल ने जो है सीमा ने सियाल के प्रवाह में बाधा डाली, और जब सियाल ने सीमा के प्रवाह में बाधा डाली तो इससे क्या हो गया? इससे क्या होगा भाई कि जो है सियाल से सीमा, मतलब इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि भाई सियाल जो है सीमा से कठोर है या सियाल से सीमा कठोर है, तो सियाल उस पर कैसे तैर सकता है? जब सीमा कठोर है तो सियाल कैसे तैरेगा? यानी सीमा का जो है तरल होना चाहिए तभी तो तैरेगा जो है सियाल उस पर। जैसे पानी में ही तो तैरेगा ना ठोस वस्तु। आप कहेंगे कि जो है ठोस वस्तु में तैर रहा है पानी, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो इस बात से इनका खंडन हो गया। तीसरी बात का खंडन लोगों ने ऐसा किया, इनका कहा कि आंध्र महासागर का जो दोनों तट है उनको पूर्ण रूप से अगर मिलाएंगे तो समानता आपको नहीं दिखेगी, बल्कि दोनों में कुछ अंतर जरूर मिलेगा। चौथी बात विद्वानों ने यह बताई कि आंध्र प्रदेश के जो आंध्र महासागर के जो दोनों तट हैं उनकी भूगर्भिका या मतलब कि भूगर्भ की जो चीज़ें हैं वो संरचना, इन सभी में पूर्ण रूप से समानता नहीं मिलती है। कुछ समानताएं मिलने से ऐसा नहीं कहा जा सकता। पांचवी बात वेगनर की आलोचना में यह कही गई कि वेगनर ने महाद्वीपों के प्रवाह की दिशा एवं उनकी तिथि पर अच्छी तरह से प्रकाश नहीं डाला, अच्छी तरीके से नहीं बताया है। कार्बोनिफेरस युग के पूर्व पेंजिया की स्थिति जो थी, मतलब कि पेंजिया की स्थिरता की दशाओं का उल्लेख वेगनर नहीं करते, जो कि एक प्रकार से उसका अपूर्णता को सिद्ध करता है इनके सिद्धांत को। तो एक प्रकार से ये चीजें यहाँ पर उन्होंने बताने का प्रयास किया विद्वानों ने। तो एक प्रकार से ये वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपका चौथा नंबर देखेंगे, भू संतुलन क्या है? भू संतुलन देखिए, मैंने विस्तार से आपका वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत बता दिया। आपसे एग्जाम में आलोचना और उनके सिद्धांत की कुछ बातें आपसे पूछता है तो आप आसानी से बता पाएंगे। वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा और 2022 वाले जो मॉडल पेपर पड़े हुए हैं उनको भी देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आ चुका है भाई, भू संतुलन क्या है? भू संतुलन की बात किया है तो भू संतुलन की अगर बात की है तो सामान्यतः पृथ्वी पर आप देखते हैं तमाम सारे उच्चावचन है, जैसे कि कहीं पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर बहुत सारी आप देखते हैं गहराई वाली चीज़ें हैं। पर्वत पठार मैदान ये ऊंचाई वाली चीज़ें हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपका पठार हो गया, ठीक है, ये मैदान हो गया आपका। तो एक प्रकार से जहाँ पर यहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत पठार हैं, मैदान है जो है बड़े सपाट, वहीं पर गहराई में भी बहुत सारे क्षेत्र स्थित हैं। कुछ झीलें हैं, समुद्र हैं, समुद्रों में भी गर्त हैं। तो इनमें क्या होता है, संतुलन की दशा बनी हुई। जहाँ एक और ऊंची ऊंची चोटियां हैं, देखेंगे एक और तो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी लगभग आपकी 9 किलोमीटर के आसपास यानी 8,848 जो है मीटर की ऊंची है। 8,848 मीटर ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट की चोटी सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की।
तो यहाँ पर एक ऊंची ऊंची पर्वत पहाड़ है, वहीं पर सबसे नीचा गर्त जो है मेरियाना ट्रेंच है। प्रशांत महासागर में स्थित मेरियाना ट्रेंच जो है वो 1133 मीटर गहरा है, यानी कि लगभग 11 किलोमीटर गहरा है। ठीक है, और ये 8-9 किलोमीटर जो है ऊंचा है। तो ये सब तालमेल बनाते हैं प्रकृति में, और इसी तालमेल में जब गड़बड़ी आती है तो इसी तालमेल की गड़बड़ी को हम भू संतुलन या भू असंतुलन कहते हैं। थोड़ा सा और इसको हम अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। भू संतुलन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? भू संतुलन को अंग्रेजी में बोलते हैं आइसोस्टेसी। क्या बोलते हैं? आइसोस्टेसी बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रीक भाषा के जो है आइसोस्टेक्टी जो है एक्टिसियस शब्द से बना हुआ है ये। ठीक है, इसका मतलब होता है समस्थिति। समस्थिति का मतलब होता है कि जैसे पर्वत पठार है, मैदान है, झील सा है, समुद्र है, गर्त है, चोटियां हैं ऊंची ऊंची, तो ये सब क्या होती हैं? एक प्रकार से आपस में संतुलन बनाए रखती हैं। और प्राट और येरी महोदय भू संतुलन के बारे में विस्तार से समझाते हैं, बताते भी हैं। ठीक है, तो आर्थर होम्स ने भू संतुलन की परिभाषा दी और कहा कि भू संतुलन की दशा मतलब संतुलन की वह दशा, उन्होंने कहा कि संतुलन की वह दशा जो स्थल के बड़े बड़े भागों में पाई जाती है, जो विभिन्न सतह पर पर्वत पठार एवं मैदान आदि रूप में फैले हुए हैं, इन्हीं को भू संतुलन कहते हैं। भूमि का जो एक प्रकार से बैलेंस है उसको मैनेज करना, वो बैलेंस अच्छे तरीके से बना रहना, ये आपका भू संतुलन होता है। सर्वप्रथम इसको 1859 ईस्वी में सर जॉर्ज एवरेस्ट के नेतृत्व में सिंधु गंगा के मैदानों में अक्षांशों के निर्धारण हेतु कुछ बिंदु स्थापित पर कल्याण तथा कल्याणपुर के मध्य त्रिभुजीकरण विधि से अक्षांशीय अंतर ज्ञात किया गया। तभी से भू संतुलन के क्षेत्र में कार्य प्रारंभ हो गया था। किंतु जो है इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी भूगोलवेत्ता डटन महोदय ने किया था। 1889 ईस्वी में डटन महोदय ने भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया और उन्होंने स्पष्ट करा कि धरातल पर स्थित उच्च पर्वतमालाओं, पठारों, मैदानों और गहरे सागरों का भार भूगर्भ में कुछ गहराई पर बराबर होता है और ऊपर उठे भागों का घनत्व जो होता है कम होता है और नीचे धंसे जो भाग होते हैं उनका घनत्व अधिक होता है। और संतुलन को बनाए रखने के लिए भारी पदार्थ अग्रसित होकर के अपर्दित क्षेत्र को ऊपर उठाता है। इस प्रकार संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर यह क्रम निरंतर चलता रहता है। डटन का विचार यह भी है कि एक तल पर समस्त ऊंचे उठे हुए भागों तथा नीचे धंसे हुए भागों का दबाव होता है वो समान होता है, जिसे उन्होंने भू संतुलन तल कहा। यानी कि जो है ऊंचाई और गहराई इन दोनों में जो समानता होगी तो संतुलन बना रहेगा, नहीं तो तमाम प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं भी उठ सकती है। और इसी को लेकर के जे.एच. प्राट महोदय की संकल्पना है, जॉर्ज एरी की संकल्पना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 5वां क्वेश्चन आप देखेंगे, भूकंप की परिभाषा दीजिए। भूकंप किसे कहते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है भाई। भूकंप के बारे में बात की जाए तो भूकंप जो होता है एक प्राकृतिक आपदा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सेली सबरी महोदय ने एक परिभाषा दी है भूकंप की, कहा कि प्राकृतिक कारणों से जब पृथ्वी की सतह कांपने लगती है। क्या कहा? किसने? सेली सबरी महोदय ने कहा कि प्राकृतिक कारणों से जब पृथ्वी की सतह क्या करने लगती है? कंपन करने लगती है, यानी कांपने लगती है, तो उस स्थिति को हम भूकंप कहते हैं। भूकंप किसे कहते हैं? जब प्राकृतिक कारणों से पृथ्वी की सतह कांपने लगती है तो ऐसी क्रिया को, ऐसी स्थिति को हम भूकंप कहते हैं, ऐसा सेली सबरी महोदय ने कहा। दूसरे विद्वान आते हैं स्ट्रेलर महोदय। स्ट्रेलर महोदय की अगर परिभाषा को मैं आपको बताऊं तो आप अच्छे तरीके से और समझ सकते हैं। स्ट्रेलर महोदय कहते हैं कि मानव के धरातल के धक्के खाना, क्या कहते हैं? मानव के लिए धरातल के धक्के खाना या कंपन द्वारा हिलना ही क्या होता है? भूकंप होता है। तीसरे विद्वान आते हैं जेबी मेसलवेन कहते हैं कि भूकंप भूपटल का कंपन अथवा लहर होता है। एक ऐसा कंपन, एक ऐसा लहर जो क्या करता है? धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अवस्था या अव्यवस्था होने पर उत्पन्न होती है। ये एक प्रकार से क्या होता है? ये होता है आपका भूकंप। इसके अलावा बात की एक विद्वान और आते हैं आर.एस. पवार महोदय की परिभाषा भी बड़ी जबरदस्त है। भूकंप की परिभाषा को देते हुए आर.एस. पवार महोदय कहते हैं कि भूकंप पृथ्वी के आंतरिक भाग से संबंधित है। क्या कहा? कि भूकंप जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग से संबंधित वह धरातलीय कंपन है जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होते हैं। क्लियर? तो यानी कि भूकंप जो है एक प्राकृतिक आपदा है और यह प्राकृतिक आपदा जो होती है ये कभी भी आ सकती है,
खास करके पर्वतीय इलाकों में भूकंप ज़्यादा आते हैं। ये बात आप लोगों को महसूस हुई होगी। और मेरे जीवन में तो 2 बार भूकंप आ ही चुके हैं। मैंने जो है भूकंप की बात की है तो 2 बार मैंने भूकंप का अनुभव किया है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो भूकंप को अंग्रेजी में अर्थक्वेक कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। भूकंप को लेकर के कई सारे विद्वानों की विचारधारा है, एक प्राचीन विचारधारा है भूकंप। चूंकि आपको बता दूं भूकंप का मतलब होता है, प्राचीन विचारधारा में तमाम सारे लोग जो दैवीय शक्ति को मानते हैं। इसका कारण आप देखते हैं पृथ्वी, चूंकि जब पृथ्वी पर लोगों ने बताया, विद्वानों ने अलग अलग धर्मों के हिसाब से अगर देखें तो लोग कहते हैं कि जब पृथ्वी पर पाप अधिक बढ़ जाता है तो उनके भार से क्या होने लगती है, पृथ्वी हिलने लगती है। बाद में लोगों ने समझा कि पृथ्वी किसी जानवर के ऊपर रखी हुई है। फिर उन्होंने कहा कि जब जानवर अपना सिर हिलाता है, जानवर हिलता है तो पृथ्वी में कंपन होता है। टर्की, कालीमट्टन, बल्गारिया, ये सभी लोग जानते हैं, ये सभी लोगों का मानना है, टर्की के लोगों का, कालीमट्टन के लोगों का, बुल्गारिया के लोगों का, कि पृथ्वी जो है वो भैंस के सींग पर टिकी हुई। किसके सींग पर भैया? पृथ्वी जो है भैंस के सींग पर टिकी हुई है। ऐसा कौन मानते हैं? ऐसा टर्की, कालीमट्टन और बुल्गारिया के लोग मानते हैं। तो वो कहते हैं कि जब भैंस की सींग हिलती है तो क्या होता है, जो है पृथ्वी पर भूकंप आता है। वहीं उत्तरी अमेरिका की बात की जाए तो उत्तरी अमेरिका के लोग जो है वो मानते हैं कि पृथ्वी जो है वो कछुए के सर पर है। किसके सर पर भाई? कछुए के पीठ पर है, कछुए पर है, और जब वो हिलाता है तो भूकंप आता है। ईरान के लोग मानते हैं कि भाई, ईरान के लोग कहते हैं कि ये केकड़े पर है, ठीक है। ईरान के लोग पृथ्वी को क्या मानते हैं? केकड़े पर स्थित है, और जब केकड़ा हिलता है तो भूकंप आता है। तिब्बत के लोग कहते हैं कि भाई मेढक पर है, और जब मेढक जो है कूदता है तो भूकंप आता है या कुछ करता है। तो इसके अलावा सुलावेसी के लोग मानते हैं कि जो पृथ्वी है वो सुअर पर स्थित है, तो जब वो सुअर हिलता है तो भूकंप आता है। इसके अलावा भारत के लोग तो आप जानते ही होंगे, भारत में ये जो है कहा जाता है कि शेषनाग के फण पर जो है पृथ्वी है। किस पर? शेषनाग जी के फण पर जो है पृथ्वी स्थित है। और जब ये शेषनाग जो है वो अपने जो है पृथ्वी क्या करते हैं, वो जब बदलते हैं अपने फण में, चूंकि उनके बहुत सारे फण हैं, तो जब एक फंड से दूसरे फंड पृथ्वी को बदलते हैं, अपने फंड को हिलाते हैं, तो उससे क्या होता है, पृथ्वी हिलने लगती है, और इसी को भूकंप कहते हैं। तो भूकंप ये हो गया आपका। क्लियर? समझ में आ रही बातें? तो ये हो गया आपका भूकंप। भूकंप के को लेकर के आधुनिक विचारधारा या वैज्ञानिक विचारधारा भी है। उसमें ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा भूकंप आते हैं। भूगर्भ में जब तापमान बढ़ जाता है तो जलवाष्प और गैसों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, और इसके बढ़ने से क्या होता है, भूकंप की समस्या बढ़ जाती है। तीसरी बात यह है कि भ्रंश और संपीड़न की जब क्रिया होती है, कहीं पर दरार पड़ती है, संपीड़नात्मक बल ज़्यादा लगता है, तो उससे भी भूकंप की संभावना बढ़ जाती है। चौथी बात यह है भू संतुलन की अवस्था जब हो जाती है, मतलब कि जो अव्यवस्था हो जाती है, भू संतुलन सही नहीं रहता है, तो भी भूकंप की स्थिति आ जाती है। इसके अलावा बात की जाए जो है प्रत्यास्थ पुनश्चलन का सिद्धांत भी है। डॉक्टर रीड महोदय का सिद्धांत है, कहते हैं कि प्रत्येक चट्टानों में थोड़ी मात्रा में धीमी गति से होने वाली खिंचाव और भिंचाव अथवा दबाव को सहन करने की क्षमता को उन्होंने कहा प्रत्यास्था या जो है पुनश्चलन। ठीक है, चट्टानों की इस क्रिया के साथ क्या होता है, वो अपनी मूल स्थिति में सिमट जाने से क्या होता है, वहाँ कुछ स्थान खाली हो जाता है, और इस में क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर कहीं कहीं पर भूकंप भी आ सकते हैं इस स्थिति में। इसके अलावा जलीय भार, जब जल कहीं पर बांध आपने बनाया तो उस बांध के कारण से क्या होता है, पृथ्वी पर दबाव ज़्यादा बढ़ता है, तो जलीय दबाव के कारण से भी भूकंप आता है। तो ये कई सारे कारण होते हैं भूकंप आने के। क्लियर? ये भूकंप, ये मैंने आपको बता दिया। मानव क्रियाओं से भी भूकंप होते हैं, प्राकृतिक कारणों से भी भूकंप होते हैं। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते तो भूकंप के बारे में आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, छठा नंबर आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्वयस महोदय के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। स्वयस महोदय की बात की जाए तो स्वयस महोदय के अनुसार मैंने आपको बताई थी। वैसे पृथ्वी की उत्पत्ति की बात की जाए, भूगर्भ की जो रासायनिक संरचना है पृथ्वी की उत्पत्ति की, उसमें स्वयस महोदय ने रासायनिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कहा, उन्होंने चट्टानों की रासायनिक संरचना में होने वाले स्पष्ट अंतर को देखा और उनको परतों में बांट दिया। कहा कि पृथ्वी जो है वो 3 परतों में बांटी। उन्होंने कितने परतों में भाई? अगर पृथ्वी ये है, इसके इस भाग को अगर हम काट करके बाहर कर लें, तो इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, इस एरिया को, ठीक है, ये वाली मैं अभी समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लेते हैं ये आपका जो है, ठीक है, ये एरिया मैंने काटी थी, आपकी पृथ्वी की एरिया है, ठीक है। जो आपकी ये है, ये केंद्र है, एकदम से केंद्र माने पृथ्वी का, एकदम से जब खोदेंगे तो पृथ्वी का केंद्र जो मिलेगा। और ये आप पर जहाँ हम और आप रहते हैं, भूपरपटी है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, और यहीं से मैंने इसको जो है काट करके निकाल लिया है। अब जो ये महोदय हैं, इनका क्या नाम है भाई? इन महोदय का नाम है आपके, क्या नाम है इन महोदय का? आपके नाम है भाई क्या?
इन महोदय का आपका नाम है जो है जो है स्वेस महोदय। स्वेस महोदय कहते हैं कि ये 3 भाग में है। कौन कौन सा? पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। यानी पहले भाग को उन्होंने क्या कहा? इसको कहा उन्होंने सियाल, ठीक है, सियाल कहा। दूसरे भाग को उन्होंने क्या कहा? सीमा कहा। क्या कहा? सीमा। और तीसरे को क्या कहा? निफे कहा। क्या कहा भैया? निफे कहा। सियाल, सीमा, निफे। जो सियाल है इसकी बात की है तो ये सिलिकन और एल्यूमिनियम से बना, इसीलिए इसको सियाल कहते हैं। जो सीमा परत है ये आपकी SiMg यानी कि ये बना है आपका जो है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। और जो लास्ट वाली परत है आपकी केंद्र वाली, इसकी बात की है तो ये बनी है निफे से यानी निकल और फेरस से, ठीक है। और निकल और फेरस की बात की तो यहाँ का जो घनत्व है आपका, यानी ये ज़्यादा घना है, यहाँ पर ठोस है अवस्था, ये है आपका 11 जो है इसका घनत्व है 11 औसत घनत्व। सीमा की बात की तो 2.9 से लेकर के 4.7 तक इसका घनत्व है। सियाल का घनत्व 2.4 से 2.9 तक है। तो एक प्रकार से ये सियाल, सीमा, निफे हैं। और इनके ऊपर भी एक परपटी है, एक प्रकार से थोड़ी सी पतली जो है पट्टी पड़ती है ऊपरी पर, जिसको आप कहते हो। तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना स्वेस महोदय ने बताई है, ठीक है, सियाल, सीमा, निफे में। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका स्वेस महोदय का थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। डेली महोदय भी कहते हैं, डेली महोदय का भी अपना मत है। डेली महोदय कहते हैं बाहरी और ऊपरी परत है, एक मध्यवर्ती परत है, एक केंद्रीय परत है। जेफ्रे महोदय कहते हैं कि प्रथम अथवा बाहरी परत है, एक द्वितीय परत है और एक मध्यवर्ती या तृतीय परत है, एक अंतिम या चतुर्थ परत भी है, ठीक है। नवीन मान्यताओं के अनुसार भी आपको बताया था भूपरपटी एक है, एक मैंटिल है और एक कोर या केंद्रीय भाग है। तो एक प्रकार से बताया गया, ठीक है। अच्छा, इसमें भी कई सारी चीज़ों को आपको बताया गया है। भूपरपट्टी में सागरीय तल या सतह है, ठीक है। इसके बाद में महाद्वीपीय तल है, और मेंटल में ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, ठीक है। कोर में या केंद्रीय भाग की बात की तो एक बाहरी कोर, एक आंतरिक कोर, ठीक है। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कुछ चीज़ें थी मैंने आपको बताई। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 7वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। सभी लोग देखने का प्रयास करें। 7 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कौन सा है? चक्रवात किसे कहते हैं? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे, चक्रवात किसे कहते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से आप ध्यान रखेंगे। चक्रवात यानी इसको आप साइक्लोन अंग्रेजी में कहते हैं, उसी को हिंदी में चक्रवात कहते हैं। तो चक्रवात किसे कहते हैं बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग भाई। चक्रवात किसे कहते हैं बताइएगा। चक्रवात क्या है और जो है चक्रवात किसे कहते हैं? तो चक्रवात की बात की तो एक प्रकार से हवा होती है, और सामान्य रूप से चक्रवात एक चक्करदार हवाएं होती हैं। कैसी हवाएं होती भाई? चक्रवात मतलब चक्करदार हवाएं होती हैं। ऐसी चक्करदार हवाएं होती हैं जिनके बीच में गर्म वायु होने के कारण से निम्न वायु दाब बन जाता है, और चारों तरफ ठंडी वायु जो होती है उसके होने के कारण से उच्च वायु दाब मिलता रहता है, और इनके चारों ओर संकेंद्रीय वलय बन जाते हैं, जिससे जिन्हें वायु दाब रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। त्रिवार्था महोदय चक्रवात की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि चक्रवात अपेक्षाकृत निम्न वायु दाब के वे क्षेत्र होते हैं जो कि संकेंद्रीय समदाब रेखाओं से क्या होते हैं? घिरे हुए होते हैं। क्या कहा त्रिवार्था महोदय ने? कि चक्रवात अपेक्षाकृत निम्न वायु दाब के वे क्षेत्र होते हैं जो कि संकेंद्रीय समदाब रेखाओं से क्या होते हैं? घिरे हुए होते हैं। दूसरे विद्वान आते हैं स्टेलर महोदय। स्टेलर महोदय चक्रवात की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि चक्रवात निम्न वायुदाब का एक केंद्र है उत्तरी गोलार्ध में। इसमें बाहर से भीतर या केंद्र की ओर पवने जो होती वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलती हैं। जो पवने होती हैं एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलती हैं चक्रवात में, ठीक है। और प्रति चक्रवात में जो है क्लॉकवाइज चलती हैं। क्लियर? ये हो गया आपका चक्रवात। 8वां क्वेश्चन आप सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। 8वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उत्पादक और उपभोक्ता का अर्थ बताइए। उत्पादक क्या होता है और उपभोक्ता क्या होता है, इसका अर्थ आपको बताना है। उत्पादक का मतलब होता है, देखो एक पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड आपसे पूछा था, तो ऊर्जा का पिरामिड यहाँ पर आप समझ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। 3rd सेमेस्टर में भी आपको यही पढ़ना है पूरा विस्तार से। वैसे यहीं पर समझ लो ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है। मान लेते हैं पूरा का पूरा वायुमंडल, एक मान लेते हैं कि जैसे स्ट्रक्चर मान लो कि यहाँ पर कोई मतलब पिरामिड है, ये पिरामिड मैंने मान लिया, ठीक है। सबसे नीचे वाली जो एरिया है इसको एक भाग में मैंने बांटा, इसमें पेड़ पौधे हैं। तो ये पेड़ पौधे जो है उत्पादक हैं, ठीक है। उत्पादक माने क्या होता है कि ये अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं, यानी कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं। यानी पेड़ पौधे और जितने पत्तीदार यानी हरे पत्तेदार सब मतलब की जो चीज़ें होती हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सूर्य के प्रकाश से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। तो यानी जो चीज़ें अपना भोजन मतलब कि जो वस्तुएं या फिर जो है घटक अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं वो स्वापोषी तो कहलाते ही हैं, लेकिन वो उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है।
तो ये उत्पादक हो गए। अब उत्पादकों पर निर्भर होते हैं आपके उपभोक्ता, यानी जो उत्पादकों पर निर्भर हो उनको हम उपभोक्ता कहते हैं। अब देखिए पेड़ पौधों को कौन खाता है भाई, इसको खाते हैं बकरी वगैरह। तो बकरी क्या है आपकी, बकरी हो गई आपकी उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता हो गई आपकी बकरी, ठीक है। या आप देखते हैं कीड़े मकोड़े में मान लेता हूँ, कीड़े मकोड़े जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता, वो जो है पत्तियां वगैरह खाते हैं। कीड़े मकोड़े को खाता है मेढक, मेढक आपका हो गया द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। तृतीयक उपभोक्ता में आप रख लीजिएगा सर्प, ठीक है। सांप जो तो तृतीयक उपभोक्ता है, चूंकि वो क्या करता है, मेढक को खाता है, मेढक कीड़े मकोड़े को खाता है, कीड़ा मकोड़ा पेड़ पौधों खाता है। यानी एक प्रकार से ये पिरामिड बन जाता है। सांपों की संख्या कम होगी, फिर उनसे ज़्यादा मेढकों की संख्या होगी, फिर आप देखते हैं कि संख्या किसकी होती है, कीड़ पतंगों की संख्या उनसे मेढकों की ज़्यादा होती है, और मेढकों से भी ज़्यादा वनस्पतियाँ और पेड़ पौधे आपको मिलेंगे, ठीक। तो एक प्रकार से ये पिरामिड बन गया। या इसी प्रकार से यहाँ पर बकरी रखेंगे तो यहाँ पर मनुष्य रख दीजिएगा, यहाँ पर शेर रख सकते हैं, यहाँ पर भेड़िया, यहाँ पर शेर रख सकते हैं, तो आसानी से आपका हो जाता है, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी उपभोक्ता होता है, बात भी ध्यान रखिए। तो उत्पादक और उपभोक्ता में यही अंतर होता है, क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। और जो आपका द्वितीयक उपभोक्ता होता है ये मांसाहारी और मतलब शाकाहारी दोनों होता है, यानी सर्वाहारी होता है। और जो आपका तृतीयक उपभोक्ता होता है वो मांसाहारी ही होता है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो आपसे अगर पूछे मनुष्य क्या होता है, कैसा उपभोक्ता है, तो मनुष्य जो है आपका वो द्वितीयक उपभोक्ता है, ठीक है। कुछ मनुष्य आपके प्राथमिक उपभोक्ता भी है, कुछ मनुष्य आपके द्वितीयक उपभोक्ता भी है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे तो हो गया आपका। 9वां प्रश्न आप देखेंगे, 4 नदी या प्रदनात्मक स्थलाकृति के नाम, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका बड़ा अच्छा है भाई। प्रश्न आपसे कह रहा है कि 4 ठू बताएं, क्या नाम बताना है आपको, नदिये जो है अपर्दन के द्वारा, नदी के अपर्दन के द्वारा जो 4 स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उनके बारे में आपको बताना है। तो नदियों के जल से क्या होता है, कुछ चीजें अपर्दन, अपर्दन क्या होता है भाई, अपर्दन किसे कहते हैं, अपर्दन का मतलब होता है जब पानी के साथ कोई चीज कट करके बह जाए। अपर्दन एक गतिशील प्रक्रिया होती है। अपर्दन अपक्षय द्वारा विखंडित चूर्ण को क्या करता है, परिवहन के द्वारा अपने साथ लेकर के जाता है, मतलब कि बहाते ले आता है। चट्टानों को बलपूर्वक काटने छाटने का कार्य करता है अपर्दन, ठीक है। अपर्दन जो होता है खास करके ये क्या करता है, वायु के द्वारा भी हो सकता है, जल के द्वारा हो सकता है, भूमिगत जल के द्वारा हो सकता है, हिमानियों के द्वारा अपर्दन होता है। ये सब अपर्दन के कारक हैं। और ये क्या करता है, ये घर्षण करते हुए जल या वायु जो होती है वो किसी खंड को, शिलाखंड को, या किसी भी चीज को, बालू को या किसी मिट्टी को, जल मतलब सभी चीज को उड़ा करके या उसको बहा करके अपने साथ ले जाती है और दूसरी स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, ठीक है। तो जो नदियां होती हैं उनके अपर्दन के कारण से क्या बनता है, जैसे कि इनकी नदियों के अपर्दन से आपका बनता है बी आकार की घाटी, ठीक है। दूसरा जो बनता है वो कौन सा बनता है, दूसरा आपका बनता है जलप्रपात। जलप्रपात माने क्या होता है, झरना, ठीक है। जलप्रपात, प्रपात, जलप्रपात जो बनता है वो नदियों की अपर्दन के कारण से बनता है, यानी झरना। तीसरा जो बनता है आपका नदी विसर्प। नदी विसर्प जो होती है, मान लेते नदियों के आगे कोई कूड़ा मतलब की खूब ज़्यादा, मतलब कि मान लेते जो है खूब ज़्यादा अपर्दन, मतलब कि खूब ज़्यादा मलबा आ गया उसके साथ, नदियाँ अपना जल बदल लेती हैं, इस प्रकार सल्फिलाकार चलती हैं, इस प्रकार नदी विसर्पी, ठीक है। यानी नदियाँ सांपों की भांति इधर उधर से बहते हुए चलती हैं, तो होगा नदी विसर्प। चौथा होता है गोखुर झील। गोखुर झील का निर्माण तब होता है नदियाँ जब रास मतलब अपना मार्ग बदलती हैं, तो इधर से गई निकली फिर इधर से निकली, इस प्रकार से गऊ के खुर की भांति, यानी गऊ के पैर की भांति यहाँ पर आप देख सकते हैं स्थलाकृतियां बनती, तो वहाँ पर गोखुर झीलों का निर्माण हो जाता है। तो ये नदियों के अपर्दन के परिणाम स्वरूप ही होते हैं, ठीक है। बालू का स्तूप हो गया, ये सब आपकी वायु के हिसाब से बनते, मतलब वायु के द्वारा अपर्दित स्थलाकृतियां, क्लियर। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। 10वां प्रश्न आपका, वलन और भ्रंशन में क्या अंतर होता है। वलन क्या होता है और भ्रंशन क्या होता है। तो वलन जो होता है, वलन माने होता है ऐसे ऐसे होना, ठीक है, ये वाला, जैसे पर्वतों की प्रक्रिया वलन है, यानी कि एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस प्रकार से, ठीक है, ये वलन हो गया। अब मतलब वलन जो होता है इसको आप कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि जब भूपृष्ठ की चट्टानों पर विपरीत दशाओं में दबाव पड़ता है तो उनमें क्या हो जाता है, मोड़ आ जाता है या वलन पड़ जाता है। इस प्रकार भूपृष्ठ पर मोड़ पड़ने के कारण से वलन उत्पन्न हो जाता है और उनमें उनसे क्या होता है, ऊर्ध्व और गर्त भाग का निर्माण, ऊर्ध्व माने ये वाला भाग, गर्त माने ये वाला भाग, इसका निर्माण होता है। और भूपृष्ठ पर वलन संपीड़न बल जो होता है उसके कारण से होता है। वलन साधारण और विषम, दो प्रकार के वलन होते हैं, एक साधारण विषम मतलब कि वलन होता है, एक विषम वलन होता है, ठीक है। और जो भ्रंशन होता है आपका, इसकी बात की, भ्रंशन माने होता है दरार। तो जब एक स्थान पर संकुचन बल लगता है, देखें संपीडनात्मक बल के कारण से वलन का निर्माण होता है। संपीडनात्मक बल मतलब क्या होता है, देखें मान लीजिए ये भूखंड आपका है, अब इस भूखंड पर मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास यह कर रहा हूँ, जैसे ये भूखंड है, इसमें इधर से भी बल लग रहा है, इधर से भी बल,
ऐसा क्या हो रहा है कि मतलब इधर से बल लग रहा है, इधर से दोनों बल एक प्रकार से आपस में मिलने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से जब इस प्रकार से बल लगता है एक ही दिशा में, तो इसको आपका संपीड़नात्मक बल कहते हैं, दबाव जिसको आप कहते हैं। तो इसके दबाव से क्या होगा, बीच की जो चीज़ें होगी हो सकता है कमजोर हो, तो इसके कमजोर का फायदा क्या हो जाएगा, ये जो चीज़ें होगी आप किसी स्प्रिंग को दाबते तो या तो ऊपर निकल जाती है, छटक जाती है, तो नीचे छटक जाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप जब इसको दाबेंगे, खूब ज़्यादा इकट्ठा करेंगे, संपीड़नात्मक बल लगेगा, तो इससे क्या होगा, ये जो चीज़ें होगी ऊपर उठ जाएंगी, यानी ये तो वलित पर्वतों का निर्माण हो जाएगा। संपीड़नात्मक बल के कारण से गहरी चोटियां भी बन जाती है, यानी गड्ढा भी हो सकता है, ऊपर पर्वतों पहाड़ों का निर्माण भी हो सकता है। तो ये सब संपीड़नात्मक बल के कारण से होता है, ठीक है। ये होगा वलन आपका। और जो भ्रंशन होता है, भ्रंशन जो होता है ये किसके कारण से होता है, खिंचाव बल के कारण से, यानी कि जो भ्रंशन होता है आपका ये संकुचन बल के कारण से होता है, ठीक है। ये आप देखेंगे, ये इस प्रकार से जब खिंचाव होता है तो इसके कारण से भी आपका जो है पड़ सकता है, ठीक है। तो एक प्रकार से ये जो आपका जो है वलन और भ्रंशन था, मैंने आपको बता दिया। तो खिंचाव या अति तीव्र होने मतलब खिंचाव या तीव्र गति से होता है, तो चट्टानें मुड़ने के अतिरिक्त क्या हो जाती, टूट जाती हैं, जिससे बीच में दरार पड़ जाता है। और वलन मतलब कि इसके कारण से, खिंचाव के कारण से वलन निर्मित होता है तथा तनाव से दरारें उत्पन्न होती हैं, तो संधि बन जाती है। और कठोर चट्टान के वलन के तल में के जो होते हैं उसको भ्रंश तल कहते हैं, यानी कि इसके परिणाम स्वरूप जो है वलित पर्वतों का निर्माण भी हो सकता है इस बल के कारण से भी। लेकिन इससे क्या होता है, अधिकतर मात्रा में आप देखेंगे तो इससे भ्रंश का यानी कि एक जो है दरार पड़ जाती है बीच में, ठीक है। क्योंकि जब इधर ये भाग भागेगा, इधर ये भाग भागेगा, तो बीच का भाग क्या होगा, थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा, ठीक है। तो यही है आपका भ्रंशन। समझ में आ गई बातें। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, देखेंगे भाई। केवल 5 प्रश्न आपको करने हैं खंडसा से, 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है। यहाँ पर देखेंगे, सौर परिवार के ग्रहों का परिचय दीजिए। सौर परिवार के ग्रहों से लेकर के आपसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा आता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सौर परिवार के ग्रहों की अगर बात की जाए तो सौर परिवार में सौर मंडल जो है ये हमारी आकाश गंगा जो है सर्पिलाकार आकाश गंगा है, दूर दूर तक फैली हुई है। और एक भुजा जो है उसका सौरमंडल हमारा कहलाता है। हमारी आकाश गंगा का नाम दुग्ध मेखला है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और जो है आकाश गंगा के केंद्र से लगभग 30,000 से लेकर के 33,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में हमारा सौरमंडल स्थित है। सूर्य और इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं पृथ्वी, और पृथ्वी के साथ ही 8 ग्रह भी हैं, मतलब पृथ्वी को मिला करके 8 ग्रह भी हैं। एक क्षुद्र ग्रह भी आपका है, कई सारे क्षुद्र ग्रह हैं, कई सारे उपग्रह हैं, धूमकेतु हैं, उल्का हैं, ऐसे मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सौरमंडल का जो प्रधान ग्रह है वो है सूर्य। सूर्य की बात की है तो सौरमंडल का केंद्र में स्थित है। सौरमंडल मतलब सौरमंडल का क्या है, मतलब कि एक प्रकार से प्रधान ग्रह है, ठीक है। सौरमंडल का या सौर परिवार का मुखिया बोल सकते हो। सूर्य एक छोटा सा तारा है जो आकाशगंगा के केंद्र से आधुनिक गणना के हिसाब से अगर देखें तो 32,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर सूर्य जो है स्थित है, सर्पिल भुजा के एक सिरे पर स्थित है। और आकाशगंगा एक चक्कर लगाने में मतलब कि अपनी आकाशगंगा का एक चक्कर लगाने में सूर्य को लगभग 226 मिलियन वर्ष लग जाते हैं, और इसी अवधि को एक ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तारों की ही भांति सूर्य में आप देखते हैं 71% हाइड्रोजन सूर्य में पाया जाता है। इसके अलावा 26.5% हीलियम गैस है, और 2.5% तमाम सारे तत्व मिला करके पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये होता है, क्लियर। पृथ्वी के व्यास से 109 गुना बड़ा है सूर्य, ये बात भी ध्यान रखेंगे, क्लियर। सूर्य का व्यास लगभग 13,92,530 किलोमीटर का है, पृथ्वी से 28 गुना बड़ा है, ठीक है। और पृथ्वी से इसकी औसत दूरी जो है 14.98 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है, या 8.3 है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और पृथ्वी का एक चौथाई मान सकते हैं। और इसके बाद में प्रधान ग्रह सूर्य हो गया। सौरमंडल के और ग्रहों की अगर बात की तो उसमें आता है आपका दूसरा ग्रह है, आप मतलब कि पहला ग्रह जो है आपका बुध है। बुध की बात की तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, और इसका व्यास जो है 4878 किलोमीटर है। सूर्य से दूरी 5.79 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। और खास करके आप देखें यहाँ पर रातें जो होती बर्फीली होती है, दिन में गर्मी पड़ती है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है, और प्रतिदिन सूर्योदय से 2 घंटे पहले जो है, यानी कि पृथ्वी का जो सूर्योदय होता है इससे पहले आप देखते हैं सूर्योदय के 2 घंटे पहले से बुध तारा जो होता है ऊपर उदय हो जाता है, और इसीलिए इसको भोर का तारा से शुक्र को कहते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। मतलब कि आपका दूसरा